रूही बहुत ही शांत और संस्कारी लड़की थी। रूही एक दिन सिलाई कर रही होती है, तभी वहाँ रूही की माँ सुधा आती है और रूही को सिलाई करता देखकर सुधा कहती है, अरे बेटा, तू कब तक ये करती रहेगी? अरे बेटियां तो अपनी माँ के घर ऐसे रहती हैं जैसे वो कहीं की महारानी हो, लेकिन तू तो 2 दिन के लिए आई है, उसमें भी चैन से नहीं बैठ सकती है, काम ही करती रहती है। अरे आई है तो थोड़ा आराम कर ले, मेरे साथ बैठकर 4 बातें कर ले, कल तो सुबह वैसे ही चली जाएगी। माँ, आपको पता है ना, मुझसे आराम नहीं किया जाता है। अरे जो आराम करता है वो बस आराम ही करता रह जाता है। और वैसे भी अब तो आप ही सब कुछ अकेले संभालती हो, अकेले करती हो। एक दिन तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ ना। तेरे अभी 2 दिन ही हुए हैं शादी को, लेकिन पूरा घर सूना हो गया। तेरे बिना तो ये घर बिल्कुल सूना लगता है। आज पतफेरे के लिए आई है, मन ही नहीं कर रहा तुझे वापस भेजने का। माँ, मेरा तो खुद ही मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, दुनिया का रिवाज है, हर कोई मानता है, हमें भी मानना ही पड़ेगा। अच्छा, आज मैं अपने हाथों से तेरे लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। नहीं माँ, आज मैं अपने हाथों से आपके मनपसंद की कढ़ी बनाऊंगी। आपको बहुत पसंद है ना। कढ़ी? पर तुझे तो ये पसंद ही नहीं था। तो क्या हुआ माँ, आपको पसंद है तो मैं आपके लिए आज खा लूंगी। वैसे भी अब पता नहीं कब माँ बेटी मिलकर साथ में खाना खा पाएंगी, इसीलिए आज तो हम साथ में ही खाना खाएंगे। तू ऐसी बातें बोलकर अब रुला मत। वैसे ही तेरी विदाई के बाद मैं खुद को मजबूत कर रही हूँ। अब तू ऐसी बातें करेगी तो मुझे और बुरा लगेगा। तुझे पतफेरे के बाद विदा करना मुश्किल होगा मेरे लिए। अच्छा चलो ठीक है, आज हम दोनों माँ बेटी बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। रूही और सुधा दोनों ही साथ में खाना बनाते हैं और साथ में ही बैठकर खाना खाते भी हैं। अगली सुबह रूही वापस से अपने ससुराल आ जाती है और अपने ससुराल को भी काफी अच्छे से संभालने लग जाती है। एक दिन रूही सफाई कर रही होती है, तभी रूही की सास अनुराधा आती है और कहती है, हाय बहू, बाहर तो बहुत गर्मी है, थोड़ी दूर तक जाने में ही मेरी हालत खराब हो गई। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो, गर्मी तो बहुत ज्यादा है। बहू, एसी चला दे और जल्दी से मेरे लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बना दियो। माँ जी, आप अभी अभी इतने दिन में बाहर धूप से आई हो और अब एसी में बैठोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप एक काम करो, थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठो, फिर मैं एसी चालू कर दूंगी। और ठंडा पानी भी अभी मत पियो, थोड़ा रुक कर पीना। रूही इतना बोलकर फिर से काम करने लग जाती है। अनुराधा पसीने में बैठी थी, तभी वहाँ विमला आती है और अनुराधा को पसीने में देखकर बोलती है, अरे अनुराधा, ये क्या कर रही है? मैंने अभी देखा तू बाहर से आई है और तू ऐसी ही गर्मी में बैठी है। तू क्यों इतना बिजली का बिल बचा रही है? इतने पैसे लेके तू अमीर हो जाएगी क्या? अरे अब मैं क्या बताऊं विमला, बहू तो मेरी कोई बात ही नहीं मानती। मैं आई पसीने में देखकर, बहू ने एसी ही बंद कर दिया और जब मैंने एसी चालू करने को कहा तो बोल रही कि बिल आ जाएगा। अरे तेरी बहू तो बड़ी खराब है। बताओ, ऐसा कौन करता है? खुद तो एसी में बैठी होगी पूरे दिन और सास ने बोल क्या दिया एसी चलाने के लिए? उसको तो मौत आ गई है। वही तो विमला, लेकिन अब मैं क्या ही टोकूं। यही सोचती हूँ मैं तो कि अगर मैंने कुछ बोल दिया और बहू को मेरी बात बुरी लग गई, तब तो बहू और पता नहीं क्या क्या करेगी। लेकिन मैं तो यही मानती हूँ कि बहू को अपनी सास की बात तो माननी ही चाहिए। हाँ, ये तो तू सही कह रही है। चल छोड़, क्या कहना तेरी बहू का। उसको कुछ बोलेंगे भी ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम कर, तू मेरे घर चल, हम दोनों ने एसी में बैठेंगे वहाँ, और ठंडा ठंडा मैंने आम पन्ना भी बनाया है, वो भी पियेंगे। मुझे पता है तो आम पन्ना तेरे को बहुत पसंद है। अनुराधा अपनी बहू की बुराई करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है और उसके मन में जो कुछ भी आता है वो बोल देती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद रूही पकोड़े बना रही होती है, तभी वहाँ अनुराधा आती है और अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, मेरे लिए आलू के जरा और पकोड़े बना दियो। आलू के पकोड़े तो बढ़िया लगते हैं। माँ जी, आलू तो है नहीं, एक काम करती हूँ, मैं अभी बाजार से आलू ले आती हूँ। वैसे भी मोहित जी को घर आने में टाइम है, तो मैं तब तक आलू ले आऊंगी, फिर पकोड़े बनाकर सब साथ में खाएंगे। रूही इतना बोलकर आलू लेने चली जाती है, लेकिन रूही के जाते ही वहाँ उसका पति मोहित आ जाता है। मोहित को देखकर अनुराधा रसोई में जाकर पकोड़े बनाने लगती है। मोहित रसोई में पानी लाने जाता है और अपनी माँ को काम करते हुए देखकर कहता है, माँ, आप ये क्या कर रही हो?
रूही कहाँ है? अब मैं क्या करूं मोहित बेटा, बहू मेरी बात ही नहीं मानती। बहू ने कहा उसे पकोड़े खाने का मन है तो मैं उसके लिए बनाने लगी, लेकिन अब उसमें भी फरमाइश करके चली गई कि उसे आलू के पकोड़े खाने हैं। मैंने कहा मेरी कमर में दर्द है, लेकिन फिर भी नहीं मानी। अगर उसने आपकी बात नहीं मानी तो आपको भी उसकी बात नहीं माननी चाहिए ना माँ। आज आने दो इसे तो मैं बताता हूँ वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या आप छोटी छोटी बातों के लिए तुझे परेशान करना, तू क्यों गुस्सा हो रहा है? मुझे बहू की बातों का बुरा नहीं लगा। कोई बात नहीं बेटा, बहू मेरी बात नहीं मानती तो मुझे सच में कोई परेशानी नहीं है। तभी वहाँ रूही आलू लेकर आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। मोहित को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है, रूही तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? माँ की उम्र हो चुकी है, तुम्हें शर्म आती है उनसे काम करवाते हुए? वो इतनी भोली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनका फायदा उठाओ। मोहित तू गुस्सा क्यों कर रहा है? अरे कोई बात नहीं ना, धीरे धीरे बहू को आदत हो जाएगी। अनुराधा मोहित को वहाँ से लेकर चली जाती है। रूही कुछ नहीं कहती है और चुप रहती है, लेकिन अब अनुराधा अपनी बहू की चुप्पी का फायदा उठाने लग गई थी। हमेशा ही वो हर किसी के आगे अपनी बहू को नीचा दिखाती कि वो उसकी बात नहीं मानती है। ऐसे ही एक दिन रूही बाजार से घर आई होती है। बहू मेरे लिए पुदीना लाई है ना? माँ जी, इस बाजार में ही पुदीना नहीं था। मैंने पूछा भी था तो सब्जी वाले भैया ने कहा कि पुदीना आगे से नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं नहीं लाई। बहू कभी तो मेरी बात मान लिया कर। इतनी गर्मी हो रही है, मुझे नींबू पुदीने का शरबत पीना था और तू पुदीना ही नहीं लाई। तुझे क्या अच्छा लगता है अपनी सास की बात को ना मानना? माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो हमेशा ही आपकी बात सुनती हूँ, कभी भी आपकी बात को नहीं काटती हूँ। अब आगे से ही पुदीना नहीं आ रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? आपको थोड़ा तो समझना चाहिए ना। बहू तेरा मतलब क्या है? मैं झूठ बोलती हूँ? अब बस यही दिन देखना बचा था। एक तो वैसे ही मेरी बहू बात नहीं मानती और अब तो इसने बदतमीजी भी करनी शुरू कर दी है। रूही अब अपनी सास से परेशान हो गई थी, लेकिन अनुराधा एक ही बात को बार बार बोलकर भी परेशान नहीं हुई थी और इसलिए अब रूही सच में ही अपनी सास की बात मानना छोड़ देती है। ये सब अनुराधा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन अनुराधा नहा के बाथरूम से बाहर आती है और रूही से कहती है, अरे बहू तू जरा मेरे कपड़े धो दे। माँ जी, मैं क्यों आपके कपड़े धोऊं? अरे आपके कपड़े हैं, आप धो लेना। बहू बस 2 कपड़े ही तो है, धो दे, ज्यादा टाइम थोड़े लगेगा। माँ जी, 2 कपड़े हो या 10 कपड़े हो, मैं किसी के कपड़े धोने वाली नहीं हूँ। और हाँ, अगर आप अपने कपड़े धोने जा रही है तो मेरे कपड़े भी धो दीजिएगा। वो क्या है ना, मैंने नहीं धोए तो मैं आपकी बात भी नहीं मानने वाली हूँ अब। इतनी अच्छी और सीधी बहू मिली थी मुझे, लेकिन मैंने ही बिगाड़ दिया इसे। हर चीज को यही बोलती रहती थी कि मेरी बहू बात नहीं मानती, और अब सच में नहीं मान रही। अब अगर कुछ और बोल दिया तब तो ये प्रचंड रूप ले लेगी। अनुराधा की वजह से ही सच में अब उसकी बहू उसकी बात नहीं मानती, जिसके बाद अनुराधा अपनी पहले वाली बहू रूही को काफी याद भी करती है। सरला की बहू स्वाति रसोई में खाना बना रही थी। स्वाति रसोई में आटा गूंथ रही थी कि तभी सरला रसोई में पानी पीने आती है और स्वाति को पसीने से भीगा हुआ देखकर बोलती है, बहू अपना पसीना तो साफ कर ले, देख सारा पसीना आटे में गिर रहा है। जी माँ जी। सरला रसोई से पानी पीकर रसोई से चली जाती है और स्वाति रोटी बनाने की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद स्वाति खाना बनाकर टेबल पर रख देती है और सरला को आवाज लगाते हुए कहती है, माँ जी जल्दी आकर खाना खा लीजिए। हाँ हाँ आती हूँ, जब तक तू जाकर नहा ले। स्वाति सरला की बात को अनसुना कर देती है और वहीं हॉल में बैठकर अपना पसीना सुखाने लगती है। कुछ देर बाद सरला आती है और खाने की टेबल पर बैठ जाती है। स्वाति सरला को रोटी देते हुए कहती है, माँ जी कितनी रोटी दूँ आपको? ये उसी आटे की रोटी है जिसमें इसका पसीना गया था। छी, मैं नहीं खा सकती ये रोटी। जल्दी बोलो माँ जी, मुझे और भी काम है और नहाना भी है। नहीं नहीं बहू, मुझे बस चावल दे दे। आज मेरा रोटी खाने का मन नहीं है, आज चावल खाने का मन है। रोटी तू खा लियो। अगर माँ जी आपको रोटी नहीं खानी थी तो आप पहले ही मना कर देती। आपको अंदाजा भी है इतनी गर्मी में रोटी बनाना कितनी मेहनत का काम है। एक तो पसीने में रोटी बनाओ, ऊपर से ये इनके नखरे देखो। हाँ, पसीना गया तभी नहीं खा रही रोटी, वरना रोटी खाने में क्या ही हर्ज है। आप खुद से क्या बात कर रही हो, आगे से बता देना। हाँ हाँ ठीक है, आज चावल देगी
या तेरी बातों से ही पेट भरना होगा? स्वाति सरला को खाना देकर वहाँ से चली जाती है और अपना बचा हुआ घर का काम करने लगती है। ऐसे ही दिन निकलते हैं। स्वाति पसीने में ही काम करती है, जिससे कि उसकी बॉडी पर 24 घंटे वो पसीना ही लगा रहता। ऐसे ही एक दिन सरला की पड़ोसन विमला आती है और कहती है, कैसी है सरला? थोड़ा कूलर तो चला, बहुत गर्मी हो रही है। मैं ठीक हूँ, आ बैठ, अभी कूलर चलाती हूँ। चल, इतना कह रही है तो अपनी बहू के हाथ की चाय भी पिला दे। ना जाने तेरी बहू के हाथ में क्या जादू है जो चाय का अलग ही स्वाद आता है। अच्छा रुक, अभी तेरे लिए चाय बनवाती हूँ। सरला स्वाति को आवाज लगाती है। बहू, 2 कप चाय बना दे। जी माँ जी, अभी आई। स्वाति रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है और जब तक सरला और विमला दोनों बातें करते हैं, कुछ देर बाद स्वाति पसीने से भीगी हुई चाय लेकर आती है और चाय के कप में स्वाति का पसीना गिर जाता है और पसीना गिरते हुए सरला देख लेती है और वो कुछ नहीं बोलती। स्वाति चाय लाकर टेबल पर रख देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी विमला उसे रोकते हुए कहती है, अरे स्वाति बहू, आ तू भी बैठ जा यहाँ। देख तो कैसे पसीने से गीली हो गई है, बैठकर कूलर की हवा ले ले। विमला के कहने पर स्वाति कूलर में बैठ जाती है और पसीने सुखाने लगती है। विमला चाय का कप उठाती है और सरला को चाय देते हुए कहती है, ले सरला, चाय पी, वरना ठंडी हो जाएगी। छी, ये चाय मैं नहीं पी सकती, इसमें स्वाति बहू का पसीना गया है। अगर मैंने ये चाय पी ली तो मुझे तो उल्टी हो जाएगी। पी विमला पी, आज मुझे पता चल गया कैसा जादू है चाय में। क्या सोचने लगी सरला? लो चाय पीना। अरे तू पी, मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और इतने गर्मी में चाय कौन पीता है? मुझसे तो नहीं होगा। अगर तुझे चाय नहीं पीनी तो तूने चाय बनवाई क्यों? पहले ही मना कर देती। विमला और सरला की ये सारी बातें स्वाति सुन रही थी और उसको सरला की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो सरला को कहती है, क्या है माँ जी, आपने तो हद ही कर दी है। पहले कुछ बनाने को बोलती हो, फिर मना कर देती हो। चाहती क्या हो आप? तूने भी हद कर दी। अब तू अपनी सास पर चिल्लाने लगी है। तू ये भूल गई है कि मैं तेरी सास हूँ। स्वाति और सरला दोनों आपस में बहस करने लगती हैं। सरला और स्वाति की बहस देखकर विमला खुद से कहती है, लगता है अब ज्यादा देर रहना सही नहीं होगा विमला। चल यहाँ से निकल जा, वरना तू भी इन दोनों के बीच में फंस जाएगी। विमला इतना बोलकर किसी को बिना बताए वहाँ से उठकर चली जाती है। विमला के जाने के बाद सरला स्वाति को चुप करवाती है और कहती है, तू पागल है क्या? बाहर वालों के आगे मुझसे लड़ रही है। अब वो पूरे मोहल्ले को सुनाती रहेगी कि एक कप चाय ना पीने के चक्कर में दोनों सास बहू में लड़ाई हो गई। मेरा आपसे बहस करना जायज है माँ जी। आपको नहीं पता है कि रसोई में कितनी गर्मी होती है। काम करते करते पसीना आ जाता है। हाँ, इसीलिए तो मैं कुछ नहीं खाती हूँ, क्योंकि तू जो कुछ भी बनाती है वो खाने के लायक रहता ही नहीं है। फिर क्यों सोचने लग गए आप? आपसे मुंह पर बोला नहीं जाता क्या? अगर तुझको मेरा खाना बनाने में इतनी ही परेशानी है तो आज के बाद मेरे लिए खाना मत बना, मैं खुद बना सकती हूँ। अब दोनों सास बहू अपना अपना खाना अलग बनाती है और खाती हैं। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ गर्मी और बढ़ने लगती है और स्वाति के पसीने भी। ऐसे ही एक दिन स्वाति घर में पोछा लगा रही थी। स्वाति को बहुत पसीना आता है और वो पसीना पोंछ कर हाथ से झटकती है और पसीना सीधा सरला के मुंह पर जाकर गिरता है। सरला का चश्मा पानी पानी हो जाता है और सरला को स्वाति पर गुस्सा आता है। तुझे दिखाई देना बंद हो गया क्या? क्या हुआ माँ जी? अब क्या हो गया? अरे करम जली, अगर पसीना साफ कर रही है तो देख कर साफ किया कर। मेरे चश्मे पर फेंक दिया तेरा पूरा पसीना। अभी अभी नहा कर आई थी और अशुद्ध कर दिया। अब दोबारा नहाना पड़ेगा। सरला इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और सरला के जाते ही स्वाति खुद से बोलती है, ये बुढ़िया अपने आप को समझती क्या है? बस पूरे दिन सोफे पर बैठकर टीवी दिखवा लो या फिर बस खाना खिलवा लो। अरे दिक्कत तो उसको होती है ना जो पूरे दिन घर का काम करता है, जिसको नहाने की फुर्सत नहीं मिलती। शरीर से पसीने की बदबू आने लगती है और इसके ऊपर थोड़ा भी पसीना क्या चला गया, ये तो अशुद्ध हो गई। स्वाति खुद से बात करते करते अपना काम खत्म कर लेती है। उसको काम खत्म करते हुए शाम हो जाती है। वो नहाती तक नहीं। कभी कभी तो स्वाति 2-2 दिन तक नहीं नहाती और पसीने से उसकी बॉडी से बदबू आने लगती है। समय निकलता गया
और कुछ समय बाद सरला का बेटा गुड्डू विदेश से अपने घर लौटता है। स्वाति उस दिन बहुत खुश थी। वो जल्दी से घर का सारा काम करती है और नहाकर अच्छे से तैयार हो जाती है। स्वाति को इतना खुश और साफ देखकर सरला कहती है, क्या बात है बहू, आज तो तू अलग ही चमक रही है। मेरे बेटे के आने की खुशी में खाना भी बना लिया और तो और आज नहा भी ली। आज भी नहा लिया से क्या मतलब है आपका माँ जी? कहीं आप ये कहना तो नहीं चाहती ना कि मैं नहाती ही नहीं हूँ? समझदार को इशारा ही काफी होता है। मैं जो बोलना चाहती हूँ तू समझ गई है। स्वाति और सरला बातें कर रहे थे कि तभी डोरबेल बजती है। दोनों सास बहू जल्दी से जाकर गुड्डू का स्वागत करते हैं और अच्छे से खाना बनाते हैं। अब गुड्डू अपने घर में अपनी बीवी और माँ के साथ रहने लगता है। दिन निकलते गए, सब कुछ वैसे ही चलने लगा। ऐसे ही एक दिन तीनों साथ में खाना खाने बैठते हैं। अचानक से गुड्डू को बदबू आने लगती है और वो बोलता है, ये कैसी बदबू आ रही है, जैसे कि कोई चूहा मर गया हो। बदबू तो आएगी ही ना। तेरी बीवी इतनी गर्मी में 2 दिन तक नहाती ही नहीं है और गर्मी के पसीने को इधर उधर फेंकती रहती है। माँ जी, आपको तो मुझे सुनाने का एक मौका चाहिए होता है। जब आपको पता है कि इतनी गर्मी हो रही है और काम करते करते शाम हो जाती है, जब मुझे टाइम मिलेगा नहाने का तभी तो नहाऊंगी। अरे तो तुझे शाम को नहाने को किसने कहा? तू सुबह ही उठकर नहा सकती है ना, फिर उसके बाद जाकर खाना बना ले। देख, तुझे पसीना भी कम आएगा और तेरा टाइम भी बच जाएगा, जिसमें तू आराम कर सकती है। माँ सही कह रही है स्वाति, अगर तुम रोज नहाओगी तो तुम्हें ये समस्या बहुत कम होंगी। रहने दे बेटा, इसको समझ नहीं आएगा। अगर इसको बोलेगा तो इसकी जुबान कैंची की तरह चलने लगेगी। सरला और गुड्डू समझ जाते हैं और स्वाति कहती है, हाँ, आप दोनों सही कह रहे हैं। अब से मैं सुबह जल्दी उठूंगी और घर का सारा काम करने के बाद खाना बनाने जाया करूंगी। अब स्वाति रोज सुबह जल्दी उठकर नहाने लगती है और घर का सारा काम करके फिर से नहाती और रसोई में जाती। इससे उसका शरीर भी हल्का रहता और उसे पसीने में काम भी नहीं करना पड़ता। शकुंतला आज भी रोज की तरह अपनी बेटी और बहू के साथ बैठी पड़ोसन की बुराई कर रही थी। तभी विमला शकुंतला के घर आती है। शकुंतला, तू कुछ भी कह, लेकिन जब भी मैं तेरे घर आती हूँ और तुम तीनों को साथ बैठे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम तीनों पक्का किसी न किसी की बुराई कर रही होगी। अरे नहीं नहीं विमला, मैं तो इन दोनों से कह रही थी, कांता की बेटी पिंकी दूध वाले संग भाग ली। देख अपने मोहल्ले में क्या कुछ हो रहा है। हाँ, ये तो तू सही कह रही है। देख मोहल्ले में उसकी कितनी बदनामी हो रही है। शकुंतला, काजल और चमेली तीनों की तिगड़ी बड़ी ही कमाल थी। तीनों को साथ देखकर कोई बोल नहीं सकता था कि इनके बीच सास बहू और ननद जैसा रिश्ता है। अब विमला तो शकुंतला के घर मोमोज बनाने की रेसिपी पूछने आई थी। अरे शकुंतला, मैं जिस काम से आई थी वो तो सुन ले। अब कौन सा नया काम याद आ गया तुझे? अरे चल चलकर मोमोज बना दे, सारा सामान लेकर रखा हुआ है, बस तुम मोमोज बना दे। अरे चलो ना माँ, इसी बहाने 2-4 मोमोज भी खा लूंगी, क्यों? है ना विमला आंटी? अरे मुझे तो आता नहीं, लेकिन चल करने से ही तो होगा। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे और सास बहू और ननद की तिगड़ी विमला के घर मोमोज बनाने निकल पड़ती हैं। शकुंतला के घर की ये प्रॉब्लम बहुत बेकार है। बुलाओ एक को तो 2 बॉडीगार्ड साथ में आ जाते हैं। कहाँ रखा है सामान? निकाल, देखो जरा मोमोज बनाते कैसे हैं। अरे शकुंतला, क्यों मजाक कर रही है? तुझे तो इतनी टेस्टी मोमोज बनाने आते हैं। उस दिन मैं खाकर आई थी तेरे घर से। शकुंतला विमला के कहने पर मोमोज बनाने के लिए मैदा और मोमोज बनाने के लिए बाकी सामग्री तैयार करती है, जिसमें काजल और चमेली भी हाथ बटाने के लिए शामिल होती हैं और पास बैठी विमला देख रही थी। अरे शकुंतला, तुझे आए पूरे 1 घंटे से ऊपर हो गए हैं, लेकिन तूने अब तक कोई भी काम नहीं किया। माँ, लगता है मैदे में पानी ज्यादा हो गया है। अरे रे रे, ये तो बनने से रहा विमला। मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि मुझसे अब ये बनने से नहीं रहा। अरे विमला आंटी, कहीं आप उस दिन वाले मोमोज खाकर तो माँ जी से ये मोमोज बनाने के लिए तो नहीं कह रही थी ना? किस्मत मेरी ही खराब है जो तुम तीनों सास बहू और ननद की तिगड़ी को बोलती हूँ कि कोई काम करने को, लेकिन तुम तीनों ने सब बर्बाद कर दिया। हालांकि ये सास बहू की तिगड़ी इतनी पक्की थी कि दिन में तो ये पड़ोसियों को परेशान करते ही थे, लेकिन रात में ये लोग ऐसा कुछ करते थे जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी।
अब देर रात तीनों सास बहू और ननद की तिगड़ी निकल पड़ती है अपने मिशन पर। सुनो, विमला के घर में जितने भी कीमती फूलदान, गहने, जेवर और सामान मिले, सब पर हाथ साफ कर लेना है। अरे माँ, आपको पता है विमला का बेटा दुबई से बड़ी कीमती घड़ी लेकर आया है। कल ही उसके हाथों में पहने देखी है मैंने। और माँ जी, मुझे तो विमला आंटी के घर का वो महंगा फूलदान बहुत पसंद है। आज कम से कम 20,000 तक के सामान पर हाथ मारना है, वरना पिछली बार की तरह 200 वाली घड़ी की 2 लाख का बताकर वापस आ जाना। अब तीनों सास बहू और ननद मिलकर अपनी ही पड़ोसन विमला के घर में सुबह जाते तो हैं मोमोज बनाने के बहाने और रात में अच्छा खासा हाथ साफ कर लेते हैं। और अब अगली सुबह के साथ ही विमला का चिल्लाना, रोना धोना शुरू हो जाता है। अरे विमला, ये क्या सुन रही हूँ? तेरे घर में चोरी हो गई? बता, कितना बुरा हुआ तेरे साथ। क्या बताऊं शकुंतला, ना जाने मैंने क्या बिगाड़ा था उस चोर का जो मेरे जेवर लेकर भाग गया। लेकिन किचन में यूज करने वाला नमक मिर्च, वॉशरूम में यूज करने वाला हैंड वॉश और कमोड साफ करने वाला हार्पिक, वो सब भी लेकर चला गया वो चोर। वो कभी खुश नहीं रहेगा। हे भगवान, चमेली से कहा था कि वॉशरूम में इस्तेमाल करने वाला हैंड वॉश लेकर क्या करेगी, लेकिन उसे तो उसकी खुशबू पसंद आ गई थी। ये चमेली भी किसी दिन फंसवाएगी। अब विमला को समझा बुझाकर शकुंतला घर आ जाती और अब शकुंतला की तिगड़ी दूसरी चोरी करने की तैयारी में थी। माँ, कहाँ थे आप? आपको पता है ना रात का क्या प्लान है? दूध वाले का हिसाब कर दिया? कितने पैसे दिए हैं उसे? माँ जी, उसके 5,000 बने हैं, लेकिन आपने कहा था ना उसे रात में पैसे ले जाने के लिए। वो तो कह रहा था कि रात में ही आऊंगा। ठीक है, आज का हमारा टारगेट है वो दूध वाला। और बहू, तू थोड़ा अपनी हरकतों पर ध्यान दे, वरना किसी दिन पकड़ी जाएगी और खुद तो फंसेगी और हमें मरवाएगी। अब देर रात तीनों की तिगड़ी दूध वाले के घर चोरी करने पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। अब चमेली दूध वाले के घर में ही अपनी सास शकुंतला से कहने लगती है, माँ जी, कहाँ है वो पैसे जो आपने दूध वाले को दिए थे? आप तो कह रही थी कि उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। अरे मुझे क्या पता ऐसे रहता है ये। इसके घर में सामान तो क्या, एक बीवी भी नहीं है। चल, दूध का खाली ड्रम ही उठा लेते हैं। यार माँ, अच्छे से पता करके आया करो। आप किसी के घर चोरी करने आते हो तो। बंद करो तुम दोनों ऐसे लड़ना झगड़ना, और जो मिल रहा है वही लेकर चलो। अब अगली सुबह दूध वाला दूध देने नहीं आता और कुछ समय बाद सबको पता चलता है कि उसकी साइकिल, दूध रखने वाला ड्रम सब चोरी हो चुका है। इसकी वजह से वो दूध देने नहीं आएगा। अब विमला शकुंतला के घर आती है। शकुंतला, मुझे तुझसे ये पूछना था कि रात में मैंने तुम तीनों को कहीं जाते देखा था। मुझे और मेरे बहू बेटी को तूने रात गए कहाँ जाते देख लिया? तू तो जानती है ना, हम 10 बजे तक सो जाते हैं। अच्छा, तो कोई और रहा होगा। वैसे तो पता चला कल रात दूध देने जो लड़का आता है उसके घर भी चोरी हो गई है। हाँ हाँ सुना, बड़ा ही बुरा हुआ उसके साथ तो। इधर विमला और शकुंतला बातें कर ही रहे होते हैं, तभी चमेली और काजल दोनों की लड़ने की आवाजें आती हैं। मुझे इस बार बहुत ही कम पैसे मिले हैं। माँ ने कहा था विमला आंटी के घर में चोरी के सामान के 20,000 से ज्यादा रुपए आए हैं। मुझे उसमें से आधे पैसे चाहिए। और दूध वाले के यहाँ से चोरी हुई है, उसमें भी मुझे आधे पैसे चाहिए। ये क्या बोल रही है दोनों? विमला के सामने सब कुछ बक दिया। निकल ले शकुंतला, इससे पहले विमला कुछ बोले। अरे शकुंतला, कहाँ जा रही है तू? चोर तो यहाँ है और मैं खामखा ही परेशान हो रही थी। क्यों शकुंतला? चोरी? कैसे चोरी? कौन सी चोरी? देख शकुंतला, अगर तू अपनी बदनामी नहीं चाहती है तो मेरा सामान वापस कर दे, वरना तीनों सास बहू और ननद की इस तिगड़म को मैं जेल पहुँचा दूंगी। देख विमला, तेरा सामान तो हमने बेच दिया, तू पैसे ले ले और क्या ही कर सकती है। चल ठीक है, पूरे 50,000 मेरे हाथ में थमा, तब मैं चुप बैठने वाली हूँ। अब शकुंतला अपनी बहू चमेली और बेटी काजल के पास जाती है और उनके हाथों से पैसे छीनकर विमला के सामने हाथ जोड़कर कहती है, ये ले विमला, तेरे घर से चोरी किए हुए सामान का इतने ही पैसे बने थे, जिसके लिए ये दोनों कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। अब ये तू रख और अपना मुंह बंद जरूर रखियो। चल, तू ये हाथ पैर जोड़कर इतना कह रही है, मैं किसी से नहीं कहूँगी।
इतना कहने के बाद विमला तो चली जाती है, लेकिन शकुंतला अपनी बेटी काजल को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम दोनों की वजह से विमला को सब कुछ मालूम हो गया और उसे इतनी मेहनत से चोरी किए हुए पैसे देने पड़े। हाँ माँ जी, मैंने तो मना ही किया था, लेकिन ननद जी की वजह से आज हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। माँ, मुझे क्या पता था कि घर में विमला आंटी आई हुई है और भाभी की भी गलती है, वो मुझे कम पैसे दे ही क्यों रही थी। लो, अब किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। सास बहू और ननद की ये तिगड़म एक साथ मिलकर चोरी तो किया करती थी, लेकिन अब खुद की नादानियों की वजह से वो खुद ही फंस गई थी। जिसके बाद से विमला ने तो मानो उनका कितना ही फायदा उठाया, कभी दूध तो कभी चीनी तो कभी पैसे लेकर वो शकुंतला को वापस ही नहीं करती, क्योंकि उसे तो शकुंतला का चोरी वाला राज जो पता था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।